गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं वो पाठगत प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, मीन्स जो हमारे बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं वो। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता। देखो, गोरे लोगों ने काले लोगों का शोषण किया था दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने फिर भी उन सब शोषण को भुलाकर उनका साथ देकर उनका साथ दिया। उनको कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो पहले हो गया, तुमने हमारे आदमी मार दिए, हमने तुम्हारे मार दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इक्वल होंगे, हम सब एक समान होंगे। तो अगर वो कहते कि अगर बदला लेने के निश्चय कर लेते तो क्या हो जाता। ऐसा करने पर दक्षिण अफ्रीका में हर तरफ खून की होली खेली जाती, सब लोग एक दूसरे को मार देते, हर तरफ विनाश तथा अराजकता का माहौल होता। किंतु दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने हिंसा की जगह अहिंसा का सहारा लिया तथा अपनी समस्याओं का हल ढूंढा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये है प्रश्न, आज का दक्षिण अफ्रीका कैसा है। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका समुदाय को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों। मतलब आज तो इंद्रधनुष की तरह कई रंग होते हैं ना, वैसे उसको दक्षिण अफ्रीका को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी लोग स्वयं को इंद्रधनुषी कहकर बुलाते हैं क्योंकि रंगभेदी सरकार के दौरान उन्हें अपने कटु अनुभवों को बुलाकर गोरे काले दूसरे वर्ण के लोग तथा भारतीय मूल के लोग सभी मिलकर काम करते हैं। वे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक नवीन राष्ट्र के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जिस तरह इंद्रधनुष में सभी रंग मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, ऐसे ही आज वहाँ पर सभी लोग मिलकर सभी जात धर्म जो रंग का भेदभाव था वो ख़त्म करके अब मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बात उसमें कहना सही है कि उसको इंद्रधनुषी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इस प्रश्न को पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 47 पर कहाँ पहुँचे क्या समझे नागरिक शीर्षक में देखें। मतलब आप ये वहाँ से देखकर कर सकते हो। इसमें समानता और असमानता दर्शाई गई है। भाई देखो, पहला समानता क्या है। उपनिवेश की प्रकृति 17वीं और 18वीं सदी के दौरान विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने जिस तरह भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की, उसी तरह की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका में भी अपनाई गई। असमानता क्या है। किंतु भारत के विपरीत बहुत अधिक संख्या में यूरोपीय लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए तथा वहाँ के स्थानीय शासक बन गए। हमारे यहाँ देखो, जितने भी विदेशी लोग आए वो यहाँ पर बसे नहीं। जो ये अंग्रेज़ वगैरह जो आए थे यूरोप से और डच वगैरह जो आए थे, फ्रांसीसी आए थे, वो यहाँ पर बसे नहीं, लेकिन यहाँ से चले गए। लेकिन असमानता क्या है, यूरोप में अफ्रीका के अंदर वो बस गए। तो हमें दोनों देशों के बारे में बताना कि हमारे अंदर समानता क्या है और उनमें हमारे अंदर असमानता क्या है। समानता और असमानता दर्शानी। दूसरा पॉइंट असमानता और समानता का ये है, विभिन्न समुदायों के बीच संबंध दोनों ही देशों में गोरे शासकों द्वारा वहाँ की जनता को हीन दृष्टि से देखा गया। देखो, हमारे देश में भी जो गोरे लोग होते थे वो हमारी जनता को हीन दृष्टि से देखते थे, मतलब हमारे देश के लोगों को नीचा समझते थे, और वहाँ पर भी ऐसा किया गया। तो ये दोनों में समानता है। असमानता क्या है, कुछ भारतीयों ने भी दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, किंतु किसी भी दक्षिण अफ्रीकी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। देखो, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जाकर महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा काम किया, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए कोई काम नहीं किया। किसने? दक्षिण अफ्रीका वालों ने। तो ये असमानता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेतृत्व किसने किया। गांधी और मंडेला। गांधी तथा मंडेला दोनों ने अपने देश को राष्ट्रीय आंदोलनों में अहिंसा के माध्यम से संघर्ष किया तथा दोनों ने ही जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। तो ये दोनों में समानता है। लेकिन असमानता क्या है, मंडेला को आजीवन कारावास भी दिया गया। उन्होंने जेल से ही आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु गांधी जी हालांकि कई बार जेल तो गए, लेकिन वे जनता के बीच जाकर आंदोलन को संचालित कर पाते थे, वहाँ पर नहीं कर पाते थे। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एक और बताया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पार्टी। अब यहाँ पर पार्टियों का जिक्र किया गया कि हमारे देश में कौन कौन सी पार्टियाँ थी, वहाँ पर कौन कौन सी पार्टियाँ थी। फिर तीसरा जो पॉइंट दिया गया वो संघर्ष का तरीका, कि दोनों देशों में कैसे संघर्ष किया गया, हमारे देश में कैसे संघर्ष किया गया, वहाँ पर संघर्ष कैसे गया। तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया तो संविधान सभा बनाने की क्या औचित्य था। मतलब जो इसमें कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक डिस्कशन दिखाया गया होगा, उसमें कहा जाता है, बताया गया कि संविधान सभा
जो संविधान बनाया गया, संविधान सभा बनाने से पहले ही उसके बारे में डिस्कशन हो गया था कि क्या क्या चीज़ें होंगी। जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में पहले ही तैयारी कर ली गई थी। तो संविधान सभा बनाने का फिर क्या मतलब रह गया, तो ये यहाँ पर कहना चाहता है। तो इसके लिए आंसर ये रहेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत एक लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा था, अतः यह जरूरी था कि नीचे से ऊपर तक सभी वर्गों के विचारों, समस्याओं को समझा जाए और बहस एवं चर्चा द्वारा उनके लिए निर्धारित नियमों में सुधार किया जाए। अतः मूलभूत चीज़ों का पर फैसला हो जाने के बावजूद संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब पहले तो सारी चीज़ें भाई तैयारी की जाएगी। जैसे आप कोई भी काम करते हो, पहले तो सोचते हो ना दिमाग में कि मेरा इस काम को करने का मेन मकसद क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर उस काम को काम के ऊपर काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, इस प्रश्न को ये मतलब जो क्वेश्चन आप पाठ्य पुस्तक से दे सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के जो हमारे महान व्यक्ति हैं उनके बारे में दिया गया है और उनसे जुड़े हुए उनके बारे में दिया गया है, तो ये आप इसको स्किप कर दो, इसको मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दिए गए तीनों उदाहरणों को गौर से पढ़ें, पहचानिए कि कौन सा एक विचार इन तीनों उदाहरणों में उपस्थित है। इन तीनों उदाहरणों में से इसे साझे विचारों को देखो, इसको भी आप स्किप कर सकते हो बेटा, ये भी छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, भारत और जो दक्षिण अफ्रीका, इनके जो संविधान बने हुए उसकी जो प्रस्तावना है, इनका जो पहला पेज है उसकी तुलना। पहली बात इसमें क्या सामने आती है, पहली बात ये सामने आती है, इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाइए। इन सभी में जो कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित कीजिए। मतलब जो विचार जो समानता वो दर्शानी है, अंतर दर्शाना है। फिर तीनों में जो प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है वो बताना है कि अतीत के बारे में कुछ कहती है या नहीं कहती। फिर ये बताना है कि ईश्वर का आह्वान नहीं करती। इनमें से किसके अंदर भगवान के बारे में कहाँ किस में नहीं लिखा हुआ। फिर पहली बात, पहले तीनों में समान विचार क्या है। इन तीनों संविधानों की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। आप चाहे USA जो है उसका संविधान ले लो, चाहे दक्षिण अफ्रीका का, चाहे भारत का, तीनों में समानता ये है कि तीनों का संविधान जो है वो प्रस्तावना से शुरू होता है। तीनों संविधानों की प्रस्तावना की शुरुआत हम देश का नाम के लोग से हुई है, मतलब हम से हुई है। हम देश के नाम से, फिर उसके बाद देश का नाम है, पहले हम फिर देश का नाम, हम भारत के लोग जैसे हैं, तो इससे इसकी प्रस्तावना की शुरुआत हुई। ऐसे ही वहाँ पर वी आर पीपल ऑफ USA, मतलब ऐसे, तो ऐसे वहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका, तो ये समानता होगी। अब अंतर क्या है भाई, अंतर ये है कि समाजवादी विचारधारा का प्रयोग सिर्फ भारतीय संविधान में हुआ है, बाकी किसी भी प्रस्तावना में नहीं हुआ, ना तो दक्षिण अफ्रीका में ना USA के अंदर। तीसरी बात जो है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना अतीत का संदर्भ होती है, मतलब वहाँ पर अतीत के बारे में थोड़ा सा दर्शाया गया है और किसी भी संविधान में अतीत के बारे में नहीं दर्शाया गया। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर की चर्चा नहीं की गई, बाकी दोनों प्रस्तावनाओं में ईश्वर की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, पाठ्योत्तर प्रश्नोत्तर, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें करवा दिए जाएंगे। तब तक आपको जो आज क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं वो सारे करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।